हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सीए फाउंडेशन की इंस्टीट्यूट के मटेरियल पे, जहां हम लोग इकोनॉमिक्स के जितने भी एमसीक्यूज़ हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई का ऑलरेडी हमने डिस्कशन क्लास अपलोड किया हुआ है और आज हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट नेचर एंड स्कोप ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स के एमसीक्यूज़। नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे नेक्स्ट में फॉर्म्स ऑफ मार्केट के। तो बेसिकली ये पूरा कॉन्सेप्ट हमने कहीं डिस्कस नहीं किया है, बट इसके जितने भी एमसीक्यूज हैं वो हम डिस्कस कर रहे हैं। तो नो डाउट इंस्टीट्यूट के मटेरियल सबके पास अवेलेबल है और इंस्टीट्यूट के मटेरियल के ही क्वेश्चन हम डील कर रहे हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं, जहाँ हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है इकोनॉमिक्स रिगार्ड डिसीजन मेकिंग एज इंपॉर्टेंट बिकॉज द रिसोर्सेज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई आवर अनलिमिटेड वांट्स एंड नीड्स आर फाइनाइट और स्केर्स. It is crucial to understand how we can best allocate our scarce resources to satisfy society's unwanted wants and needs. Resources have alternative uses and all of the above. No doubt, अगर इकोनॉमिक्स की बात करें तो डिसीजन मेकिंग क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, इसीलिए क्योंकि हमें जिन रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट है उनकी मार्केट में बहुत कमी है, मतलब वो लिमिटेड है। अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज होते, जैसे कि मान लो एक एग्जांपल है कि इफ़ इन केस मेरा बर्थडे और हमें 1000 रुपीज़ मिला, तो हम पहले ही डिसाइड कर लेते कि इसमें हम एक बुक परचेज करेंगे, एक ड्रेस परचेज करेंगे और अपने फ्रेंड्स को पार्टी भी देंगे। बट क्या 1000 इतना सफिशिएंट है कि आप ये अपनी सारी नीड्स पूरी कर सको? नहीं। आपको जब ये 1000 रुपीज़ मिला है तो आपको इनमें से कोई ना कोई अपना नीड ऑप्शन कट करना होगा एंड वो ऑप्शन चूज़ करना होगा जहाँ से आपको ऑप्टिमम सेटिस्फैक्शन या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिल सके। तो हम बुक कट कर देंगे, ड्रेस परचेज करेंगे, पार्टी करेंगे, है ना। तो ये जो रिसोर्सेज हैं, एक तो ये लिमिटेड है और जो हमारी नीड है वो अनलिमिटेड है। दोनों में से अगर कोई एक चीज़, जैसे अगर आप रिसोर्सेज अनलिमिटेड कर सकते, इसको 1000 की जगह 10,000 कर सकते, तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी। या अगर आप अपनी नीड्स को लिमिटेड कर पाते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो डिसीजन मेकिंग होता ही इसलिए है क्योंकि हमारी नीड्स अनलिमिटेड है एंड हमारे पास जो रिसोर्सेज है उनको पूरा करने के लिए वो लिमिटेड है। इसीलिए अगर देखा जाए तो ये सारे ऑप्शंस करेक्ट है, क्योंकि तीनों ऑप्शन में यही बोला है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड नहीं है, लिमिटेड है, फाइनाइट है, स्केर्स है एंड उनको आपको ऑप्टिमम यूटिलाइज करना पड़ता है। तो करेक्ट आंसर होगा डी, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज abstract and applies the tools of microeconomics, involves practical implication of economic theory in business decision making, incorporates tools from multiple discipline. अब अगर बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करें तो इकोनॉमिक्स में हमने बिजनेस को मर्ज किया है, तो यहाँ हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स टूल लाइन यूज़ करते हैं। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि प्रैक्टिकल एप्लीकेशन करते हैं, मल्टीपल डिसिप्लिन्स के टूल्स अप्लाई करते हैं। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी, बी एंड सी बोथ। नेक्स्ट, इन इकोनॉमिक्स वी यूज़ द टर्म स्केर्सिटी। अब स्केर्सिटी का मतलब क्या होता है कि जो सोसाइटी की वॉन्ट्स है वो अनलिमिटेड है ना, एंड उनको पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, किस तरह के रिसोर्सेज, रिलेटिव रिसोर्सेज, उनकी मार्केट में कमी है। लिखा है एब्सोल्यूट स्केर्सिटी एंड लैक ऑफ रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड कंट्रीज। रिलेटिव स्केर्सिटी मतलब जो स्केर्सिटी है इन रिलेशन टू द वॉन्ट्स ऑफ द सोसाइटी। करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, what implications does resource scarcity have the satisfaction of wants? Not all wants can be satisfied. We will never be faced with the need to make choices. We must develop ways to decrease our individual wants. The discovery of new natural resources is necessary to increase our ability to satisfy want. कह रहे want को satisfy करने के लिए जो resources उनकी scarcity में पता है और इसीलिए आप सारे wants को satisfy नहीं कर सकते। That is correct answer होगा A. Next, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉर्मेटिव स्टेटमेंट। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट का मतलब होता है कि हम इस पे बात नहीं करते हैं कि क्या है, हम इस पे बात करते हैं कि क्या होना चाहिए। प्लान्ड इकोनॉमीज एलोकेट रिसोर्सेज बाय गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, ये तो हम कह रहे हैं कि ऐसा चलता है मार्केट में। मोस्ट ट्रांजिशनल इकोनॉमीज हैव एक्सपीरियंस्ड प्रॉब्लम्स ऑफ फॉलिंग आउटपुट एंड राइजिंग प्राइजेस ओवर द पास्ट डिकेड। देयर इज अ ग्रेटर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सोवरेनिटी इन मार्केट इकोनॉमीज दैन प्लान्ड इकोनॉमीज। रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी शुड बी अ मेजर प्रायोरिटी फॉर मिक्स्ड इकोनॉमीज। देखो यहाँ पे कह रहा है कि आपको इनइक्वालिटी कम करना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी होनी चाहिए मिक्स्ड इकोनॉमीज की। तो ऑप्शन डी में हम ये बात कर रहे हैं कि क्या होना चाहिए, क्या है उसकी बात यहाँ नहीं करते, उसकी बात हम करते हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट में। In every economic system, scarcity imposes limitations on households, business firms, governments and nation as a whole. आगे पढ़ने की जरूरत नहीं क्योंकि scarcity हर एक लेवल पे हर किसी को रिस्ट्रिक्ट करती है, लिमिट करती है। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो कॉल्ड डैश इकोनॉमीज। इसको हम एग्रीगेट इकोनॉमिक्स भी कहते हैं, ये भी हमने बताया हुआ है कि अगर माइक्रो की बात करें तो इंडिविजुअल और मैक्रो की बात करें तो एग्रीगेट।
An example of positive economic analysis would be an analysis of the relationship between the price of the food and quantity purchased, determining how much income an each person should be granted, determining the फेयर प्राइस फॉर फूड, डिसाइडिंग हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट द आउटपुट ऑफ द इकोनॉमी। तो देखो इन 3 पॉइंट्स में तो हम ये बात करें कि व्हाट ऑट टू बी, कि क्या होना चाहिए, बट फर्स्ट में हम कह रहे हैं कि जो प्राइस ऑफ फूड एंड क्वांटिटी परचेस्ड है उनका रिलेशनशिप। तो यहाँ लॉ ऑफ डिमांड की बात हो रही है, और लॉ ऑफ डिमांड में तुम ये कहते हैं ना कि अगर प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड घटेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि पॉजिटिव स्टेटमेंट ये कहता है कि क्या होना चाहिए, व्हाट इज, इस पे बात नहीं करता कि क्या एक्चुअल में चीज़ें किस हिसाब से चलनी चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट, अ स्टडी ऑफ हाउ इंक्रीजेज इन द कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट विल अफेक्ट द नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, डिस्क्रिप्टिव इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। कह रहा है कि अगर हम एक स्टडी कर रहे हैं कि कॉर्पोरेट इनकम टैक्स रेट इंक्रीज अगर होगा तो वो कैसे नेशनल एम्प्लॉयमेंट रेट को अफेक्ट करेगा। ये स्टेटमेंट या ये एग्जाम्पल किससे रिलेटेड है, मैक्रो इकोनॉमिक्स से, क्योंकि हम किसकी बात करें, एग्रीगेट की। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सजेस्ट अ मैक्रो अप्रोच फॉर इंडिया, डिटरमाइनिंग द जीएनपी ऑफ इंडिया, फाइंडिंग द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ ABC लिमिटेड। यहाँ तो एक इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं ना, और इंडिविजुअल मतलब हो गया माइक्रो। आइडेंटिफाइंग द कॉजेज ऑफ इन्फ्लेशन इन इंडिया, देखो यहाँ पूरे इंडिया की बात करें, यहाँ भी पूरे इंडिया की बात करें, मतलब एग्रीगेट की बात करें। एनालाइज द कॉजेज ऑफ फेलियर ऑफ इंडस्ट्री इन प्रोवाइडिंग लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट। तो A, C और D में हम लोग जो बात करें वो ओवरऑल एग्रीगेट की बात करें, पर पॉइंट बी में, ऑप्शन बी में हम माइक्रो लेवल पे बात कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इसमें से कौन सा मैक्रो अप्रोच नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, राम का स्टेटमेंट है माई कॉर्न हार्वेस्ट दिस ईयर इज पुअर। तो उस पर कृष्णा ने बोला डोंट वरी, प्राइस इंक्रीजेस विल कंपनसेट फॉर द फॉल इन क्वांटिटी सप्लाइड। विनोद का स्टेटमेंट था क्लाइमेट अफेक्ट्स क्रॉप यील्ड्स, सम ईयर्स आर बैड अदर्स आर गुड। एंड मधु का स्टेटमेंट था गवर्नमेंट ऑट टू गारंटी दैट आवर इनकम विल नॉट फॉल। इस पूरे कॉन्वर्सेशन में नॉर्मेटिव स्टेटमेंट किसका था, नो डाउट मधु का, क्योंकि मधु कह रही है कि ऐसा होना चाहिए कि गवर्नमेंट को जो रेट है, टैक्स रेट है, उसके लिए कुछ करना चाहिए सो दैट हमारी इनकम कम ना हो। तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, consider the following and decide which if any economy is without scarcity. The pre-independent Indian economy where most people were farmers, a mythical economy where everybody is a billionaire, any economy where income is distributed equally among its people. अगर देखा जाए तो ये तीनों ही पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि कोई इकोनॉमी विदाउट स्कैरसिटी हो ही नहीं सकती। हर एक इकोनॉमी में रिसोर्सेज की कमी होती है, तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट, which of the following is not a subject matter of microeconomics? The price of mangoes, the cost of producing a fire truck for the Department of Delhi, India, the quantity of mangoes produced for the mangoes market, the national economy's annual rate of growth. पहला 3 स्टेटमेंट तो माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है, बट लास्ट जो स्टेटमेंट है वो मैक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। रीजन बीइंग ये हम ओवरऑल नेशन की बात कर रहे हैं, एंड क्वेश्चन में हमसे यही पूछा है कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट मैटर माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, द ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी दैट डील्स विद द प्रॉब्लम ऑफ अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज माइक्रो इकोनॉमिक थ्योरी। अगेन यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे हैं, रिसोर्सेज की, और जब हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे बात कर रहे हैं, तो हम माइक्रो लेवल पे डिस्कशन करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सब्जेक्ट मैटर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स? शुड आवर फर्म बी इन दिस बिजनेस? हाउ मच शुड बी प्रोड्यूस्ड एंड एट प्राइस शुड बी केप्ट? हाउ विल द प्रोडक्ट बी प्लेस्ड इन द मार्केट? हाउ शुड वी डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी? अब क्योंकि बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हैं, तो बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम किस लेवल पे बात करेंगे कि हमारा बिजनेस कैसा चलना चाहिए, किस तरीके से हम उसकी प्राइस रखेंगे, किस मार्केट में हम अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे। बट क्या हम अनएम्प्लॉयमेंट पे बात करेंगे? नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट पे डिस्कशन मैक्रो लेवल पे होता है। करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट? Unemployment rate decreases with industrialization. Economics is a social science that studies human behavior. The minimum wage should be raised to 200 per day. अब इसमें से नॉर्मेटिव इकोनॉमिक स्टेटमेंट कौन सा है? ऑप्शन सी। Which of the following would be considered a topic of study in macroeconomics? The effect of increase in wages on the profitability of cotton industry. The effect on steel prices when more steel is exported.
द इफेक्ट ऑफ एन इंक्रीजिंग इन्फ्लेशन रेट ऑन लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया इन इंडिया। अब ओवरऑल यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, एग्रीगेट की, एंड क्योंकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट लेवल पे, तो करेक्ट आंसर होगा सी। द डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स इज positive economics explains the performance of the economy while normative economics finds out the reason for poor performance. Positive economics describes the facts of the economy कि क्या actual में है, और normative economics बताता है whether some of these are good or bad for the welfare of the people. Normative economics ये बताता है कि actual में क्या चीज़ें होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए। Clear? तो no doubt correct answer क्या होगा, B. Which of the following is not within the scope of business economics? Business economics के scope में क्या नहीं आता, कैपिटल बजटिंग आता है, रिस्क एनालिसिस आता है, बिजनेस साइकिल आता है, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसके लिमिट में नहीं आएगा, स्कोप में नहीं आएगा। Which of the following statement is incorrect? Business economics is normative in nature, ये तो करेक्ट है। Business economics has a close connection with statistics. Business economists need not worry about macro variables. इनको हर एक लेवल पे वरी तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि सबको आपको कंसिडर करना है, माइक्रो को भी मैक्रो को भी, बट वर्क आप किस लेवल पे करते हो, माइक्रो लेवल पे। करेक्ट आंसर होगा सी, कि आपको मैक्रो वेरिएबल्स को भी कंसिडर करना होता है। और लास्ट पॉइंट भी देख लो, कह रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स को मैनेजरियल इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। Next, economic goods are considered scarce resources because they cannot be increased in quantity, do not exist in adequate quantity to satisfy the requirements of the society. अगर देखा जाए तो यही चीज़ है ना कि scarcity क्यों है, क्योंकि उतना रिसोर्सेज ही नहीं है कि हम सबकी वॉन्ट्स को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज इज डिटरमाइंड बाय, देखो फ्री मार्केट इकोनॉमी मतलब कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होता है, और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी मतलब जहाँ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन किसका लगा होता है, इंडिविजुअल का लगा होता है। भाई जब मेरा लैंड, मेरा लेबर, मेरा कैपिटल इन्वेस्टेड है, तो नो डाउट हम तो वही प्रोडक्ट बना करके बेचेंगे जिसपे हमको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने मिले। क्लियर? जो लोग खरीदने को तैयार होंगे वही हम बेचने को भी तैयार होंगे। वोटिंग डन बाय कंज्यूमर्स, अ सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी, कंज्यूमर प्रेफरेंस, क्योंकि यहाँ पे कंज्यूमर को हम क्या मानते हैं, किंग मानते हैं। A capitalist economy uses dash as the principal means of allocating resources. Demand, supply, efficiency और prices. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी हमेशा किसको लेकर के चलता है, प्राइस को। उसको सिर्फ इससे मतलब होता है कि मार्केट में जिस प्रोडक्ट के लिए जितना ज़्यादा प्राइस मिलेगा हम वही बना करके सेल करेंगे। Which of the following is considered as a disadvantage of allocating resources using the marketing system? Income will tend to be unevenly distributed. People do not get goods of their choice. Men of initiative and enterprise are not rewarded. Profits will tend to be low. अब देखो हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि रिसोर्सेज को अलोकेट करने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है। यही डिसएडवांटेज है कि क्योंकि इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं है, अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसीलिए इकोनॉमी में प्रॉब्लम होती। तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, which of the following statements does not apply to a market economy? What is market economy? Capitalist economy. Firms decide whom to hire and what to produce, ये तो सही है। Firms aim at maximizing profit. Household decide which firms to work for and what to buy with their incomes. Government policies are the primary forces. No, यहाँ पे तो गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता ही नहीं है। गवर्नमेंट इंटरवेंशन कहाँ होता है, सोशलिस्ट इकोनॉमी में। In a mixed economy, all economic decisions are taken by the central authority. All economic decisions are taken by private entrepreneurs. No, ये दोनों मिल करके लेते हैं। That is, economic decisions partly state लेगा और partly private entrepreneur लेगा। तो correct answer होगा C. The central problem in economics is that of comparing the success of command versus market economies, guaranteeing that production occurs in the most efficient manner, guaranteeing a minimum level of income for every citizen, allocating scarce resources in such a manner that society's unlimited needs or wants are satisfied in the best possible manner. No doubt correct answer क्या होगा, डी होगा, क्योंकि सेंट्रल प्रॉब्लम की अगर बात करें तो अगेन सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि रिसोर्सेज की स्कैसिटी है तो आप ये डिसाइड करते हो कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस। नेक्स्ट, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक कौन चूज करता है, जो कि मशीन्स पे ज़्यादा डिपेंड करते हैं। क्लियर? तो लेबर सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर, कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी वेयर द रिलेटिव प्राइस ऑफ कैपिटल इज लोअर। जहाँ पे आपको लगेगा कि हाँ कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक हम यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये लेबर इंटेंसिव टेक्निक से सस्ती है, तो वहाँ आप यूज़ करते हो। Which of the following is not one of the four central questions that the study of economics is supposed to answer? Who produces what? When are goods produced? Who consumes what? How are goods produced? तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, क्योंकि गुड्स कब बनाना है इसकी बात हम सेंट्रल प्रॉब्लम में नहीं करते। लार्जर प्रोडक्शन ऑफ डैश गुड्स वुड लीड टू हायर प्रोडक्शन इन फ्यूचर,
कैपिटल गुड्स, क्योंकि जितना ज़्यादा आप मशीन्स बनाओगे मशीन उतना ज़्यादा प्रोडक्शन करेगा। द इकोनॉमिक सिस्टम इन विच ऑल द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल, इसको हम क्या कहते हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ, हमेशा हम यहाँ किसकी बात करते हैं? एग्रीगेट की, ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ स्कैरसिटी, द नेशनल इनकम और इकोनॉमी एंड द ग्लोबल इकोनॉमी एज अ होल। करेक्ट आंसर होगा बी। फ्रीडम ऑफ चॉइस, ये किसकी एडवांटेज है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की। दैट इज करेक्ट आंसर होगा बी। एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी आर मिनिमल, ये सबसे कम कहाँ होता है? सोशलिज्म में, कैपिटलिज्म में या मिक्स्ड इकोनॉमी में? नो डाउट सोशलिस्ट इकोनॉमी में, क्योंकि यहाँ प्रॉपरली कंट्रोल्ड किसके अंडर होता है? स्टेट गवर्नमेंट के, या हम कह सकते हैं गवर्नमेंट के। एडमिनिस्ट्रेड प्राइजेस, ये किसको रिफर करता है? प्राइजेस डिटरमाइंड बाय फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, प्राइजेस डिटरमाइंड बाय सेलर्स इन द मार्केट, प्राइजेस डिटरमाइंड बाय एन एक्सटर्नल अथॉरिटी विच इज़ यूजुअली द गवर्नमेंट। तो एडमिनिस्ट्रेड प्राइस का मतलब यही होता है कि जहाँ पे गवर्नमेंट प्राइस डिटरमाइन करती है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। इन इकोनॉमिक्स सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम का क्या मतलब होता है? आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंज्यूमर डू नॉट हैव एज मच मनी एज दे वुड विश, देयर विल ऑलवेज बी सर्टेन लेवल ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, रिसोर्सेज आर नॉट ऑलवेज अलोकेटेड इन एन ऑप्टिमम वे। अब इकोनॉमिक्स में अगर हम लोग सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम की बात करें तो इसका मतलब होता है आउटपुट इज रिस्ट्रिक्टेड टू द लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, स्कैरसिटी डेफिनेशन, ये किसने दी थी? रॉबिन्सन ने। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द डेफिनेशन साइंस विच डील्स विद द वेल्थ ऑफ नेशन, ये डेफिनेशन किसने दी है? एडम स्मिथ ने। नेक्स्ट, which of the following is not one of the features of capitalist economy? Right of private property, freedom of choice of the consumer, no profit no loss motive, बल्कि इनका मोटिव हमेशा क्या होता है? ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करने का। There is need of economic study, क्यों? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है और वॉन्ट्स अनलिमिटेड है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा डी। जो ऑप्शन सी दिया है कि द रिसोर्सेज आर अनलिमिटेड, अगर रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तब तो प्रॉब्लम जनरेट ही नहीं होती। द बेनिफिट ऑफ इकोनॉमिक स्टडी इज to ensure that all problems will be appropriately tackled. It helps in identifying problems. It enables to examine a problem in its right perspective. It gives exact solution to every problem. अब इकोनॉमिक स्टडी का फ़ायदा यही होता है कि आप प्रॉब्लम को एग्जामिन कर सकते हो राइट सेंस में। दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, द मैनेजरियल इकोनॉमिक्स इज अप्लाइड इकोनॉमिक्स दैट फिल्स द गैप बिटवीन इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस, इज जस्ट अ थ्योरी कॉन्सेप्ट, trains managers how to behave in recession, provides the tools which explain various concepts. अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है? एक अप्लाइड इकोनॉमिक्स है जो कि इकोनॉमिक थ्योरी एंड बिजनेस प्रैक्टिस के बीच के गैप को खत्म करता है। दैट इज करेक्ट आंसर होगा ए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ अ पर्टिकुलर हाउस होल्ड एंड अ पर्टिकुलर फर्म, ये करेक्ट है। मैक्रोइकोनॉमिक्स इज इंपॉर्टेंट फॉर स्टडी ऑफ इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ अ कंट्री, दैट इज एग्रीगेट की बात करें तो करेक्ट आंसर होगा डी, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट, Mr. Satish hired a business consultant to guide him for growth of his business. The consultant visited his factory and suggested some changes with respect to staff appointment, loan availability and so on. तो ये जो अप्रोच है इज दैट कंसल्टेंट यूजिंग, कौन सा अप्रोच वो यूज़ कर रहा है? नो डाउट वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है क्योंकि एक पर्टिकुलर फर्म की यहाँ पे बात हो रही है। नेक्स्ट, प्रॉफिट मोटिव, ये किसका मेरिट है? नो डाउट कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का, क्योंकि सोशलिस्ट इकोनॉमी सोसाइटी को सर्व करने की बात करती है। एंड हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश इज ऑल्सो कॉल्ड एज कमांड इकोनॉमी। कमांड इकोनॉमी मतलब जहाँ पे गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल होता है, और ऐसी इकोनॉमी को हम कहते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी। क्लियर? ये ओवरऑल 46 MCQs थे रिलेटेड टू फर्स्ट चैप्टर ऑफ CA फाउंडेशन। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग को सारे क्वेश्चंस बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर अभी भी किसी भी क्वेश्चन में, किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट है तो आप बता सकते हो, उसको हम क्लियर कर देंगे। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो, साथ ही साथ आप हमसे टेलीग्राम पे भी कनेक्ट कर सकते हो, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि हमने थ्योरी ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, तो थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट डिस्कस करेंगे। एंड MCQs के नाम से एक प्लेलिस्ट बना दे रहे हैं रिलेटेड टू CA फाउंडेशन इकोनॉमिक्स, सो दैट आपको ये MCQs कहीं फाइंड आउट करने की ज़रूरत ना पड़े। उसी प्लेलिस्ट को रन करके आप ये सारे MCQs कवर कर पाओ। अगर आपको आज की क्लास यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए। अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।